विद नूर अमानुल्ला, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें। ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। एक इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान का कहना था महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। जी आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। एक इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान का कहना था महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 2.5 साल गुजर गए, इन सबको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। गरीब तबके को अपने घरों की फ्राहमी के वादे की तकमील। इस्लामाबाद में मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को घरों की फ्राहमी का मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान कल रिहायशी फ्लैट्स और मकानात की तकसीम करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 1000 से ज़ायद फ्लैट्स और 500 मकान तैयार किए गए हैं। मंसूबे के तहत बेवाओं और मजदूरों समेत मेहनत कशों को घरों की तकसीम की जाएगी। जी आपको अहम खबर दे रहे हैं कि मजदूरों और बेवाओं के साथ साथ मेहनत कशों को भी घरों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। गरीब तबके को अपने घरों की फराहमी के वादे की तकमील। इस्लामाबाद में मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को घरों की फराहमी का मंसूबा मुकम्मल। वजीर आजम इमरान खान कल रिहायशी फ्लैट्स और मकानात की तकसीम करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 1000 से ज़ायद फ्लैट्स और 500 मकानात तैयार किए गए हैं। और आपको बताएं कि वजीर आजम ने नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन की एडवाइजरी पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी पर डिबेट की ज़रूरत है। कौमी सलामती के अहदाफ पर बहुत वसी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानियाँ देकर हमें महफूज बनाया। इलाके की अमन के बगैर अपनी जोग्राफियाई अहमियत का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। इलाकाई अमन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। हमारे मुल्क में इस डिबेट को कि असल में नेशनल सिक्योरिटी क्या है, हम अब तक नेशनल सिक्योरिटी को सिर्फ एक पॉइंट से देखते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जितना हम स्ट्रेंथन करेंगे, फौज को जितना मजबूत करेंगे उतना सिक्योर होगा। लेकिन एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी अब हम रियलाइज कर रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें हैं जो पहले कभी कोई सोचता भी नहीं था। मसलन क्लाइमेट चेंज, इसकी कोई 5-6 साल पहले तो पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं करता था क्लाइमेट चेंज की। लेकिन जिधर आज पाकिस्तान है, हमारे लिए तो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए क्लाइमेट चेंज तो प्रॉब्ली एक ऐसी चीज है जो सबको ओवरशैडो कर सकता है। जो हमने एनालिसिस पढ़े हुए हैं अब तक कि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी क्लाइमेट चेंज को, तो ये तो हमारी नस्लों के लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए इतनी खौफनाक चीज हो रही है जिसका और मुझे बड़ी फख्र है कि हमारी हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में तो आता ही नहीं था कभी पहले, तो ये नई चीज है। और ये उतनी ज्यादा शायद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जो फौज, जो हमें सिक्योरिटी हम फील करते हैं उस फौज की वजह से। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं फजल रहमान से कहा था कि आपसे हाथ होगा। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करके बहुत अच्छा किया। पीडीएम से कहूंगा कि असम्बली में आए। पीडीएम इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। नून लीग में 2 सियासी सोच के ग्रुप मौजूद हैं। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं हुई। नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहिए तो 24 घंटे में इजाजत दे सकते हैं। जो आपको इतना रश नजर आता था और करप्शन थी वीज़ों में, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हुई है। और पासपोर्ट को भी हमने 50% इंक्रीज के बाद 10 साल उसकी मुद्दत कर दी है, ताकि वो लोग जो
बेचारे मजदूरी के लिए बाहर जाते थे और पासपोर्ट के लिए फिर वो धक्के खाते थे। तमाम मुल्कों में जो ऑफिसर्स ओवरस्टे नादरा के बैठे हुए हैं, पासपोर्ट के बैठे हुए हैं, तमाम को वापस बुला रहे हैं। वो 5-5, 6-6 साल से छौनी डाले बैठे हुए हैं। तमाम नए ऑफिसर्स भेज रहे हैं और उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर मेरिट पे है। इनसे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से नहीं गिरने जा रहा था। और आपको बताएं कि फिरदौस आशिक आवान ने पीडीएम पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कहती हैं अपोजिशन के बयानिए की मौत हो गई, जाली राजकुमारी की सियासत भी जमी बोस हो गई। पीडीएम की घटिया सियासत का जनाजा उठ गया। गैर फित्री इत्तेहाद अपने इबरतनाक इंजाम को पहुंच गया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मरियम मौलाना से कोई नया लारा सुनाने के लिए मिन्नत करती रही। इस चूचू के मरबे में सबका अपना अपना लॉन्च छुपा था। जरदारी साहिब ने नवाज शरीफ के चेहरे को भांप लिया था। कल जिस रुसवाई से गुजरना पड़ा, जिस डिटाई से वो एक दूसरे के कारनामे और स्याहकारियां बयान करते रहे, उससे एक चीज़ भी बड़ी उभर के अवाम के सामने आई और एक हकीकत फिर से खुल गई कि जो दवाई लेने गए थे और जो डॉक्टर को दिखाने गए थे, उनकी बेटी ने कल इतराफ़े जुर्म कर लिया कि वो उनकी जान को नैब से खतरा है। इसका मतलब है कि नैब तो ना किसी की जान ले सकता है और ना दे सकता है, ये इख्तियार तो अल्लाह के पास है। असल खतरा उनके अब्बू को जिस चीज़ से है वो माल जाने का खतरा है, असासे जब्त होने का खतरा है और मनी ट्रेल देने का खतरा है। इस कौम के, इस मुल्क के अरबों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो बाहर गए, उन हक़ाइक़ को वाज़िया करके इतराफ़े जुर्म का खतरा है। और फिर एक इंतहाई अहम कल इनके अंदर की जो कहानियाँ बाहर आई, तो इसहाक डार जो सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने नहीं आया, उसकी वादा माफ गवाह बनने का खतरा है। क्योंकि जिस दिन इसहाक डार पाकिस्तान आएगा, सबसे पहले वो इतराफ़े जुर्म करेगा और वो तमाम हक़ाइक़ जो इससे पहले वो नैब को एफिडेविट दे के शरीफ ख़ानदान की कारस्तानियाँ बता चुका है। फवाद चौधरी कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है। अपोजिशन पार्लिमान में एक कदम आगे बढ़ाएं और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज़ करें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, अच्छी बात है अपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हटी है। पार्लिमान में एक कदम आगे बढ़ाएं, इंतखाबी इस्लाहात करें, नए इलेक्शन कवानीन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं। अदालती और इंतज़ामी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है, अपोजिशन तजावीज़ दें। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि अपोजिशन का कोई नजरिया है, ना ही कोई कौमी सोच है। इनके अंदरूनी इख्तलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। असद उमर ने एक बयान में कहा कि सिर्फ जाती मफादात के दिफा की जस्तजू में नाकामी दर नाकामी के सिवा अपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आया। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने से इनकारी, मौलाना इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च से इनकारी, मियाँ साहिब वापस आने से इनकारी, पीडीएम तबाह दे। आसिफ जरदारी के मौक़िफ़ ने पीडीएम में खलबली मचा दी। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का इंतहाई अहम राब्ता, साबिक सदर और मरीम नवाज के दरमियान तल्ख गुफ्तगू भी ज़ेरे बहस आई। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान होने वाले राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के बयान पर दुख का इजहार किया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते में आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। कायदे नून लीग ने कहा कि साबिक सदर की गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ पहुंची। नून लीग तो 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़ी थी, फिर इल्ज़ाम तराशी क्यों की गई? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इन्हें खुद आसिफ जरदारी के गैर जमहूरी रवैये से दुख हुआ।
और आपको अहम खबर दें कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर दिए जाने वाले बयान पर मरीम नवाज से माजरत कर ली है। जराये के मुताबिक मरीम नवाज ने आसिफ जरदारी से कहा, मेरा मकसद आपसे माजरत करवाना नहीं, आसफा और बख्तावर की तरह आपसे गिला किया, इस बात को अब यहीं पर ही खत्म कर दे। जी, बड़ा बयान सामने आया। आपको बता रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर दिए जाने वाले बयान पर मरीम नवाज से माजरत कर ली है। जराये के मुताबिक मरीम नवाज ने आसिफ जरदारी से कहा, मेरा मकसद आपसे माजरत करवाना नहीं, आसिफा और बख्तावर की तरह आपसे गिला किया, इस बात को अब यहीं पर ही खत्म कर दें। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को 2 बार तलब कर लिया गया। नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को पेश होने की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक मरियम नवाज केस में नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए हैं। नए शवाहिद की रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात करनी है। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज पर अरबों रुपए मालियत की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक महकमा दाखिला पंजाब का इलेक्शन कमीशन को लिखा जाने वाला खत सामने आ गया। पंजाब हुकूमत ने डस्का में कशीदा हालात के बाइस रमज़ान के बाद दोबारा इंतखाबात कराने की दरख्वास्त की है। महकमा दाखिला के खत में कहा गया, पोलिंग के दौरान पर तशद्दुद वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए थे, इसलिए डस्का NA-75 में ताहाल कशीदगी बरकरार है और अवाम में पाया जाने वाला खौफ दोबारा इंतखाब का टर्नआउट मुतासिर कर सकता है। महकमा दाखिला का कहना है, सियासी जमातों के बाहर से लाए गए मुसल्लह अफराद दोबारा पोलिंग में मुतहर्रिक हो सकते हैं। डस्का में नई इंतजामिया को पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए वक्त दरकार है और डस्का में हालात मामूल पर लाने में वक्त लगेगा। और आपको बताएं कि कराची में 4 डाकुओं ने बैंक लूट लिया। न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पर बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद में 4 डाकू बैंक में दाखिल हुए। मज़ाहमत पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को जख्मी कर दिया गया। डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। आपको बता रहे हैं कि डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। कराची का यह वाकया है जहां पर कराची में 4 डाकुओं ने बैंक लूट लिया। न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पर बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद में 4 डाकू बैंक में दाखिल हुए। मज़ाहमत पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को जख्मी कर दिया गया। डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कोई दिल शिकस्ता माहौल वाली बात नहीं, पहले दिन से पता था कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट से बाहर नहीं आएगी। लीगी रहनुमा ने राना सनाउल्लाह से एक इंटरव्यू में कहा, पीडीएम की मीटिंग में 10 में से 9 पार्टियों ने इस्तीफों पर इत्तफाक किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। पीडीएम में बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, तमाम पार्टियों ने अपना अपना मौकफ दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ही यही मौकफ था। पीपल्स पार्टी ने कहा, एक ऑप्शन दें, मामले को CEC में ले जाएं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों के मामले पर साथ नहीं देती तो हो सकता है लॉन्ग मार्च या धरने में साथ दे। ईद से पहले या ईद के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। लॉन्ग मार्च मुलतवी करने की एक वजह कोरोना भी है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं, पीडीएम इजलास में पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूसी हुई। एहसन इकबाल ने एक बयान में कहा कि पीडीएम के इजलास में कुछ बातें ऐसी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और यही बातें हमारी दिल आज़ारी का सबब बनी। जिस जमात पर भी पीडीएम की नाकामी का मलबा आया वो इससे उठा नहीं सकेगी। एहसन इकबाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी को ऑप्शन दिया है कि वो सिंध असेंबली से फिलहाल इस्तीफा न दें। पीडीएम के साथ रहने या न रहने का फैसला अब पीपल्स पार्टी को खुद करना है।
तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए जरदारी साहिब को जो बेहतर लगा वो कहा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने एक बयान में कहा, हम अपने तजर्बे पर बात करते हैं, किसी को तकलीफ देने की बात नहीं की जाती। पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग होगी, इसके सामने ये इशू रखा जाएगा। शाजिया मरी ने एक बयान में कहा, इस्तीफे आखिरी ऑप्शन थे, इससे पहले ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल ना करें। अगर जरदारी साहिब की बात किसी को कबूल नहीं तो वो उनकी राय है, हर शख्स को राय का हक हासिल है। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। 24 घंटों में मजीद 61 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,656 हो गई। मजीद 2,351 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,12,315 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,76,000 सेहतयाब, जबकि 22,792 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,853, सिंध में 4,458, खैबर पख्तूनख्वा में 2,189, बलोचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 322, इस्लामाबाद में 529 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 2,351 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,99,362, सिंध में 2,61,823, खैबर पख्तूनख्वा में 76,819, बलोचिस्तान में 19,247, गिलगित बल्तिस्तान में 4,956, आज़ाद कश्मीर में 11,161 और इस्लामाबाद में 48,938 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकों की तादाद 26,83,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,13,00,000 तक जा पहुंची। 9,78,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,50,000, ब्राजील में 2,82,400, भारत में 1,26,000, मैक्सिको में 1,95,000, रूस में 93,000, फ्रांस में 91,170, बरतानिया में 1,25,700 और सऊदी अरब में 6,578 अमवात हो चुकी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD ने लारी अड्डा से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। लाहौर के लारी अड्डा से CTD ने एक कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द अफगान बाशिंदे हैं। दहशतगर्दों की शनाख्त वलायत खान और अब्दुल मलिक उर्फ इज्जतुल्लाह के नाम से हुई है। कब्जे से असलहा, धमाका खेज मवाद, मोबाइल फोन्स, वीडियोस और अकलियती रहनुमाओं की लिस्ट बरामद हुई है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चलते आपको एक वाकया भी सुना दूं। मेरे वालिद साहब का जिक्र हुआ यहाँ पे कि वो जब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में थे तो उस वक्त एक सेक्रेटरी वो एक फंक्शन में थे तो उन्होंने देखा होगा कि फराज साहब का उस वक्त यंग भी बहुत है, एक स्वैगर था, एक उनका एक उनका अपना एक स्टाइल था। तो सेक्रेटरी साहब ने मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा नीचे दिखाने के लिए उनसे पूछा कि फराज आप किस ग्रेड में हो। तो अब्बा ने कहा कि हूँ तो मैं ग्रेड 18 में, लेकिन उसके साथ साथ मैं अहमद फराज भी हूँ। तो मकसद ये है कि जी जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं
और जो भी अपना नाम आप लोगों ने पैदा किया है, वो जाहिर है कि अपने काम और अपनी जो पोजीशंस लिए हैं, मैं समझता हूँ कि असल चीज़ ये है कि किस वक्त आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। PFUJ की एक बड़ी दरख्शिंदा तारीख़ है और बड़े बड़े नाम इस प्लेटफॉर्म के साथ वाबस्ता रहे हैं। ये मेरी कम इल्मी है कि मैं बरना साहब को जानता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आइडेंटिटी दी इस एसोसिएशन को। लेकिन ये चीज़ मुझे सुन के ज़ाहिर है कि एक लिहाज से खुशी भी हुई कि देखें, हर इंस्टीट्यूशन या हर इदारा अपनी एक हिस्ट्री पे अगर सिर्फ नाज करता रहे, अपनी माजी पे फ़ख्र करता रहे, तो साथ साथ में ये भी देखना पड़ता है कि अब आप कहाँ पे खड़े हैं। वो लॉफ्टी आइडियल्स, वो एक जदोजहद, एक रोल मॉडल्स, वो सारे आपके लिए एक मंजिल का निशान है या एक लाइट हाउस है जिसकी तरफ आपने बढ़ना है। और अगर कोई भी इदारा हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो अपने आप को वक्त के साथ, वक्त के तकाज़ों के साथ हम आहंग न कर सके, तो जाहिर है कि वो पीछे रह जाती है। और नो रूल्स टू दिस एक्सेप्शन, हर इदारा। अब जर्नलिज्म एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन बन चुका है, क्योंकि अब हर वो शख्स सहाफ़ी है जिसके पास कैमरा है, जो कि एक्सेस है जिसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो अब जो नए दौर के तकाज़े हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। और वो जो आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी इदारे की जो उसका जो बुनियादी असास होता है, वो उसकी न सिर्फ तारीख़ होती है बल्कि उस तारीख़ की रोशनी में उसका जो सफ़र होता है वो उसके मुताबिक, जो माइलस्टोन्स होते हैं वो उसके मुताबिक, और एक जिसको स्पेनिश में कहते हैं उन आल्तो इन एल कमीनो, कि एक जगह पे रुक कर और रीअसेस करना सिचुएशन को कि हम किधर जा रहे हैं और कहाँ पे खड़े हैं। हमारी हुकूमत की ये कोशिश है, भरपूर कोशिश है कि आज़ादी इज़हार और जो मीडिया और प्रेस के साथ ताल्लुक़ है वो बेहतर भी हो, क्योंकि उसके बग़ैर, इस आपके जो इदारे के बग़ैर किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत को और जमहूरियत को वो पजीराई मिल ही नहीं सकती है, वो मजबूती मिल ही नहीं सकती है जो कि एक जमहूरी और हुकूमती जो भी उसके मसाइल होते हैं, जो भी उसकी कारकर्दगी है, वो उसको आगे लेके उनकी बगैर हो नहीं सकता। इसीलिए शिकायत होंगी। आई एम श्योर कि देयर इज़ नो परफेक्ट वर्ल्ड। हमने मुझे जो मुख्तसर वक्त हुआ, मुख्तसर तो नहीं, अब तकरीबन 1 साल होने को है, उसके दौरान मेरे आप लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं, ज़ाती लेवल पे भी और एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बिकॉज जो मोहब्बत आपने मुझे दी है मेरे वाले साहब की निस्बत से, वो मुझे नज़र भी आती है, महसूस भी होती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपकी अगर शिकायत होगी मुझसे तो वो उसका मुझे ज़्यादा दुख होगा। मैं ये भी ज़रूर कहता चलूँ कि जितनी इंटरेक्शंस मेरी हुई हैं मीडिया के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, मुझे ये एक मुनज़्ज़म तरीके से मुझे ये इस बात की शिकायत नहीं पहुंचाई गई या ये सजेशन नहीं दी गई कि कोई इस किस्म के सीरियस इश्यूज़ हैं। ऑब्वियसली जितने भी ये गुलदस्ता है, जितने भी अखबारात हैं, जितने भी मीडियाज़ हैं, जो भी मुख्तलिफ सोच की अक्कासी करते हैं, उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी जायज़ नाजायज़ शिकायतें भी होंगी।
ये तो हिस्सा है, लेकिन असल चीज़ क्या है कि हम आवाम के मसाइल को उजागर करें बनिस्बत सिर्फ एक मखसूस सब्जेक्ट को या एक मखसूस इशू को लेके चलें। और इससे होगा ये कि जब कोई हुकूमत अच्छा काम करे उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। मुझे एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेरी जितने भी आप बैठे हुए हैं, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट रही है, और वो ये रही है कि यार मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करो, मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, जो काम हम अच्छा करते हैं उसको क्रिटिसाइज़ करो और उसको पजीराई दो, और जो काम गलत हम करते हैं उसको आप क्रिटिसाइज़ करो, आपका हक बनता है। ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है जो कि मेरा ख्याल है कि ये कोई गैर मुनासिब डिमांड नहीं है। तो ये एक अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कि मैंने देखा है कि जो हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है उनके मसाइल, हुकूमत उनके जान और माल की हिफाजत ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में मेरी जितनी भी इंटरेक्शंस हुई हैं वो यही हुए हैं कि जो आपकी जो सफ़े हैं उनको, अगर जितने प्रेस क्लब्स हैं उनकी अगर मेंबरशिप को ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, जेन्युइन लोग उसके मेंबर्स हों, बजाय सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हर किसी को मेंबरशिप बना दी जाए। तो हमने प्रेस क्लब्स के लिए जो भी हमारी बसात के मुताबिक हमारी हेल्प हो सकी है हमने वो की भी है, करेंगे भी इंशाअल्लाह। और जो ख़ास जो मेन चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक है जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी जिस्मानी सिक्योरिटी और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब जहाँ तक कि जिस्मानी सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है, हमने पार्लियामेंट में बिल भी उसका किया है, हमने एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी, वो भी पाइपलाइन में है, इस वक्त लॉ मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है। हामिद मीर साहब से हमारा और ह्यूमन राइट्स कमेटी ने मिलकर वो एक बिल बनाया है जिससे कि ये सारे जितने भी इश्यूज़ हैं पर्टेनिंग टू जर्नलिस्ट, उसमें सबसे जो अहम काम हुआ है वो मैं शुक्रिया अदा करूँगा यही ज़फ़र अब्बास का, नसीम ज़हरा का, और इस तरह एक दो और लोग थे जिसमें कि हमने जर्नलिस्ट की डेफिनेशन को भी डिफ़ाइन किया उस बिल में कि कौन जर्नलिस्ट कौन होता है। सो बड़े इंक्लूसिव तरीके से ये बिल बनाया गया है। और जो दूसरा बिल था, मैं माजरत से कहूँगा कि एक और बिल था जो कि ये जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, जो तनख्वाहों का जो इशू है वो एक बड़ा सीरियस इशू है जी। उससे आप पे एक जितने भी इससे वाबस्ता हैं उसका बड़ा दुख होता है, क्योंकि किसी भी सहाफ़ी, चूँकि ये एक इतना मेहनत वाला काम है, इतने ख़तरनाक काम है, उसमें अगर आपको तनख्वाह का भी इनसिक्योरिटी हो तो मेरा ख्याल है बड़ा तकलीफ देह है। हमने इस सिलसिले में पार्लियामेंट में एक बिल भी इंट्रोड्यूस करा है जिसको बदकिस्मती से अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया, और उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई ज़ाती तौर पे, बिकॉज़ ये जो बिल था ये उन सहाफ़ी लोगों के लिए, हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं और बहनें हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये था, लेकिन उसको गो कि वो एक प्राइवेट मेंबर बिल था हमारी पार्टी का, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये बड़ा अफसोसनाक बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो जिससे कि जो तनख्वाहें हैं वो बर वक्त और उसमें मिलनी चाहिए। नहीं, बाज़ ऐसे इदारे हैं जिसमें कि 14 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई, वो कैसे हो सकता है, कैसे वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर सकता है। दूसरी बात कि जहाँ तक कि आउटस्टैंडिंग का ड्यूज़ जो मालिकान हैं उनको जो हमने देने हैं, उसमें जब से मैं आया वो हमने एक बड़ा एफ़र्ट किया और जो भी वाजिबात थे अप्रैल तक के वो हमने अदा कर दिए। अब जो पिछले हुकूमतों के जो पेंडिंग बिल थे वो भी हम ड्यू वेरिफिकेशन के बाद उसको भी हम इंशाल्लाह उसको भी पे करेंगे। और तीसरी बात ये है कि हमारा जो इंटरेक्शन है आपस में उसको भी ज़रा ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो करंट कोविड का जो सिलसिला है, इसमें जो सहाफ़ी हमारे जो भाई हैं वो जिन ख़तरात से उनको दो चार होना पड़ता है, जिस तरह उनकी इंटरेक्शंस होती हैं, तो उसके लिए भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात की है। तो इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर
इस चीज़ को भी हम एड्रेस करेंगे कि उनकी जिस तरह के जानो माल दोनों की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, और आप लोग चूँकि ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हो बशमूल मेरे, तो उससे जो है तो ज़रा हमें एक कम अज़ कम ये चीज़ तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। बाकी ये कि मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ये सिटिंग है इसमें से कोई आपकी कोई रिकमेंडेशंस होंगी, कोई कंक्लूजन्स होंगे, वो अगर हमारे साथ शेयर करें तो बिल्कुल आप यकीन जाने कि मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनको हम एड्रेस कर सकें, और ये जो हमारा जो भी शुकूक व शुबहात हैं उनको भी हम एड्रेस करें, और ताकि ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन मैं ये भी आपको आखिर में कहता चलूँ कि जो साफ़ी होता है या शायर होता है उसका जो बेस्ट काम निकलता है वो उसमें निकलता है जब चीज़ें फाइनेंशियली या अदरवाइज वो ना हो रही हों। मतलब है कि एक आइडियल सर्कमस्टांसेस ना होते हैं किसी माशरे में। हर माशरे की अपनी रियलिटीज़ हैं, अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये आपके साथ इंटरेक्शन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेसिस पे होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़रा नवाज़ी आपकी। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज सेमिनार के दौरान मीडिया से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PFUG की सहाफ़त में दरख्शंदा तारीख़ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हुकूमत आज़ादी इज़हार राय को अहमियत भी देती है। हुकूमत सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए कोशां है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत के अच्छे काम की तारीफ़ और गलतियों की निशानदही की जाए। आज के दौर में जिसके पास कैमरा और फ़ोन है वो सहाफ़ी है। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट की जिस्मानी और माली सिक्योरिटी के हवाले से भी काम कर रहे हैं। जिस्मानी सिक्योरिटी को लेकर बिल पास करवा रहे हैं, जबकि दूसरा बिल आपकी तनख्वाह से मुताल्लिक था वो हमने पार्लियामेंट में पेश किया, जिसको अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के अच्छे काम की तारीफ, गलतियों की निशानदेही की जाए। उनका मजीद कहना था हुकूमत सहाफ़ियों के मसाइल के लिए हल के लिए कोशां है। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय को अहमियत देती है। PFUG की वजाहत में दरख्शंदा तारीख है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुजरांवाला में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग भड़क उठी। 2 मजदूर झुलसकर जख्मी, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। GT रोड गंगनीवाला के करीब फैक्ट्री में मौजूद लकड़ियों में आग लग गई, जिसने फैक्ट्रियों के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 2 घंटे की जदोजहद से आग पर काबू पाया। आजिज़दगी से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं तालीम और सेहत के शोबे में तवज्जो देने से मुआशरे मजबूत होते हैं। यकसा निसाब वजारत तालीम की अहम काविश है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि HSSC 2020 में पोजीशन लेने वाले तुलबा को मुबारकबाद देता हूँ। तालीम हासिल करने के साथ साथ तज्जियाती सलाहियतों को भी उजागर करना ज़रूरी है। जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत भी ज़रूरी है। तुलबा मुआशरे की मुस्बत सोच को परवान चढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मज़ीद कहा कि करप्शन दीमक की तरह इदारों और मुल्क को खाता है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही मुल्क तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। तालीम और सेहत के शोबे में तवज्जो देने से मुआशरे मजबूत होते हैं। इस सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि HSSC 2020 पोजीशन लेने वाले तुलबा को मुबारकबाद देता हूँ। तालीम हासिल करने के साथ साथ तज्जियाती सलाहियतों को उजागर करना भी ज़रूरी है। जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत भी ज़रूरी है। तुलबा मुआशरे की मस्बत सोच को परवान चढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मज़ीद कहा कि करप्शन दीमक की तरह इदारों और मुल्क को खाता है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही मुल्क तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। तालीम और सेहत के शोबे में तवज्जो देने से मुआशरे मजबूत होते हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि हुकूमत मिली तो बहुत से चैलेंजेस का सामना था। BRT मंसूबे की तकमील हुकूमत की कामयाबी है। सूबे भर में सेहत कार्ड की सहूलत फराहम कर दी गई है। उधर होता तो कहते जी BRT कब बन रही है, आपसे तो एक BRT नहीं बन सकती। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना डिफरेंट, इतना मुश्किल प्रोजेक्ट जो अल्लाह ने मेरी मदद की, और रियाज ने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं अल्लाह वाला बंदा हूं, अल्लाह मेरी मदद करता है, और ये आप सबके सामने है। तो BRT को मैंने कंप्लीट किया, बस को चढ़ा दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, सारे लोग खुश हैं। जितनी गालियां हम 4 साल में काए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंज को हमने अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया। अब लोग खुश है जी, आप सारे उसमें सफर करें। कभी किसी दोस्त का पिक्चर आ जाता है, कभी किसी दोस्त का पिक्चर आ जाता है। उसके बाद जी फिर रशके इकनॉमिक जोन, पिछले गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था इकनॉमिक जोन के हवाले से, और वो रशके का था। ये अल्लाह ने फजल किया कि फेडरल गवर्नमेंट। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं सिंध हुकूमत हेडमास्टर्स को निकालना नहीं चाहती, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए खुद को रेगुलर करा लें। हेडमास्टर्स को समझना चाहिए कि सूबाई हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की पाबंद है। सिंध हाई कोर्ट का हैदराबाद बेंच दूसरा हुक्म जारी कर रहा है कि जी इनको निकाला भी ना जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी ना की जाए और उनकी तनख्वाह भी जारी रखी जाए। ये सूरत हाल जब पैदा हुई, अभी जो आखिरी पेशी हुई कराची बेंच के सामने, उसमें सिंध हुकूमत ने यही अर्ज रखी कि जी हमारे सामने कराची बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर अमल करने के भी पाबंद हैं, और हमारे लिए सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर भी अमल दरामद करने के पाबंद हैं। लेकिन चूंकि दोनों मौजूद बेंचेस की जो हुक्मनामे हैं सिंध हुकूमत के लिए वो बहुत मुख्तलिफ हैं, और ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम बैक वक्त दोनों जो ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद कर सकें। जो मुमकिन था वो हमने किया कि कमीशन को लिखा कि 2 महीने में भर्ती कर लें, लेकिन बराए मेहरबानी सिंध हाई कोर्ट हमें ये गाइड करे, हमें ये बताए कि हम इनमें से किस बेंच के फैसले पर अमल करें। कल ये मुमकिन है कि हैदराबाद बेंच कोई और हुक्म जारी कर दे, आखिरी फाइनल ऑर्डर, और फिर ये मुमकिन है कि सिंध हाई कोर्ट इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।